नाउ द क्वेश्चन इज, ये पूरा मैकेनिज्म क्या है? ये पूरा मैकेनिज्म है सार्कोमियर शॉर्टनिंग या सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्शन, और ये तब होता है जब हमारे पास क्या कहते हैं, मसल के पास कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज आता है। नाउ हमारे पास हर वक्त तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहता, हमारे पास मसल रिलैक्स भी होता है। सो अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट सार्कोमेयर की शॉर्टनिंग या सार्कोमेयर की कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है, तो हमारे पास अगर मसल रिलैक्स करेगा तो हमारे पास सार्कोमेयर भी रिलैक्स करेगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाएगा, अपनी रिलैक्स स्टेट में जाएगा। डू यू अग्री ऑल ऑफ यू? ना, अगर मुझे सार्कोमेयर को रिलैक्स स्टेट में वापस लाना है तो उसके लिए क्रॉस ब्रिज टूटना जरूरी है। उसके लिए हमारी थिक और थिन फिलामेंट्स के बीच की जो एसोसिएशन है वो खत्म होना जरूरी है। डू यू ऑल एग्री? नाउ हमारे पास व्हाट हैपेंस इज, फॉर दिस क्रॉस ब्रिज टू अनबाइंड, फॉर दिस क्रॉस ब्रिज टू नो लॉन्गर एग्जिस्ट, हमारे पास वी नीड टू remove this association, or we need to pull away the myosin from the actin binding site। हमें इसको इस जगह से रिमूव कराना होगा, कहना होगा कि भाई तुम्हारा काम हो गया, अब तुम प्लीज हट जाओ, वापस चले जाओ। हमारे पास इनिशियली क्या हुआ था? इनिशियली मैंने कहा था कि रिलैक्स स्टेट में हमारे पास हर मायोसिन हेड के ऊपर एक एटीपी का मॉलिक्यूल लगा हुआ होगा। जब वो एटीपी का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होता है तब हमारे पास ये पूरी क्रॉस ब्रिज और पावर स्ट्रोक की कहानी शुरू होती है। सो अगर मैं उस एटीपी मॉलिक्यूल को वापस ले आऊं तो वो एटीपी मॉलिक्यूल इस मायोसिन हेड को उसकी रिलैक्स स्टेट में वापस ले जाएगा। सो एन एटीपी मॉलिक्यूल would bind with this myosin head, the ATP molecule would bind with this myosin head. And the moment an ATP molecule binds to a myosin head, the myosin head is no longer activated and it comes back to its original relaxed form। तो हमारे पास एटीपी का बाइंड होना with the myosin head would cause the myosin head to unbind from the myosin binding side on the actin filament. Is this clear? So an ATP molecule has to bind with the myosin head to cause it to detach from the actin filament। और उसके बाद हमारे पास अब कोई क्रॉस ब्रिज नहीं है, अब कोई पावर स्ट्रोक नहीं है, हर चीज वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे चली जाएगी, ओरिजिनल लेंथ रिटेन हो जाएगी हर चीज की, एंड एवरीथिंग वुड बी रिलैक्स्ड। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? लास्ट पार्ट में बेसिकली आप पावर स्ट्रोक तक थे मेरे साथ रायमा। व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट यू हर्ड? आई वुड जस्ट क्विकली रिपीट फॉर यू। पावर स्ट्रोक तक आप थे। आई बेसिकली सेड कि अगर मुझे इस एटीपी मॉलिक्यूल को, सॉरी, अगर मुझे वापस से इस सार्कोमेर को उसकी ओरिजिनल लेंथ पे लेके जाना है, मुझे इसको कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से रिलैक्स स्टेट में लाना है, तो मैंने इनिशियली बोला था ना कि हर रिलैक्स्ड मायोसिन हेड के साथ एक एटीपी मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होता है। डिड आई से दैट? So all the myosin heads have an ATP molecule when they are in the relaxed stage। ATP molecule था तभी तो हाइड्रोलाइज होके वो एक्टिवेट हुआ था, याद करो। तो बेसिकली हर मायोसिन हेड के पास इन द रिलैक्स स्टेट हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल होता है। तो अगर मुझे इस कॉन्ट्रैक्शन को, इस डिटा, हमें इस क्रॉस ब्रिज को अगर हमें खत्म करना है, इफ आई हैव टू डिटैच द मायोसिन मॉलिक्यूल फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, आई वुड हैव to bring in an ATP molecule. And that ATP molecule would cause this myosin head to unbind from the actin filament and it would come back to its original relaxed state। अब ये एटीपी का मॉलिक्यूल कहाँ पर राइज, कहाँ से आएगा? हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था दैट हमारे पास abundant mitochondria होती हैं इनसाइड अ मसल फाइबर, इनसाइड अ मसल सेल। वो abundant mitochondria क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि हमें इतने सारे एटीपीज की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमारे पास abundant mitochondria से कंटिन्यूस एटीपी सप्लाई हमें चाहिए होता है ताकि ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का पूरा मैकेनिज्म है वो चलता रहे। So this ATP molecule which comes and binds with an activated myosin head, to detach it हमारे पास क्या कहते हैं, that ATP would come from the mitochondria। अच्छा, I read in the book that the hydrolysis of ATP provides energy for the mind to move back to the previous position and not ATP synthesizing।
एक मिनट, लेट मी रीड दिस अगेन. Hydrolysis of ATP provides energy for the myosin head to move back. No, हमारे पास भी hydrolysis of ATP provides the energy for the myosin head to bind with the actin filament on the myosin binding site. So hydrolysis of ATP से energy आएगी, but that energy would provide the would enable the myosin head to associate with your actin. ऐसे कुछ जगहों पे I'm understanding where you're getting this confusion from. I also saw this diagram as well, and that's why I had to look into my notes and research about it. कुछ जगहों पे ऐसे लिखा हुआ होगा. हाँ, मुझे पता है बुक में क्या लिखा था. I'll even show you the diagram. जो डायग्राम को देख के मैं भी 2 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गई थी. Just give me, I'm sharing that. एक सेकंड. हम्म. मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ये वाली डायग्राम. आई थिंक सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, विशाल, कि हमारे पास एटीपी जो है वो लगा हुआ होगा, और उस एटीपी के होते हुए हमारे पास हाइड्रोलिसिस एंड ऑल ऑफ दैट. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ओके. नाउ हमारे पास ये बहुत एक सिंपलिस्टिक तरीका होता है टू एक्सप्लेन इन टू ए लेवल स्टूडेंट्स. तो मैंने ये सिंपलिस्टिक तरीके से एक्चुअली नहीं पढ़ा था. द एक्चुअल फिनोमेना इज कि हमारे पास पहले एक एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो इस मायोसिन हेड के साथ आकर बाइंड करेगा. ठीक है. एटीपी का मॉलिक्यूल आकर जो बाइंड करेगा वो कहाँ से आ रहा है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा है. इफ यू गाइस कैन सी माय कर्सर. अभी तक हमारे पास देखो, द ट्रोपोमायोसिन इज रैपिंग द एक्टिन फिलामेंट, और हमारे पास द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स आर नॉट एक्सपोज्ड. अभी देखो कैल्शियम आयंस बाइंड करने शुरू हुए हैं लेकिन बाइंड हुए नहीं है कंप्लीटली. हमारा ट्रोपोमायोसिन रिमूव हुआ नहीं है. सही है. हमारे पास ये रिलैक्स स्टेट है. ठीक है. हमारे पास वो आ गए, कैल्शियम आयंस आ गए. अब जब ये कैल्शियम आयंस हमारे पास आ गए तो हमारे पास जो ट्रोपोमायोसिन है वो रिमूव हो गई और एक्सपोज हो गई हमारे पास बाइंडिंग साइट्स. ठीक है. अब हमारे पास बेसिकली जो एटीपी है ना, दैट एटीपी needs to be hydrolyzed for the power stroke to happen. For the cross bridge formation and for the power stroke to happen, हमें एटीपी का हाइड्रोलिसिस चाहिए. जब तक एक मायोसिन हेड एक्टिवेट नहीं होगा पावर स्ट्रोक हो ही नहीं सकता. पावर स्ट्रोक का क्या मतलब है? पावर लग रही है. पावर हमारे पास एनर्जी से आती है, राइट? एनर्जी का हमारे पास जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एनर्जी हैज टू डू विद फोर्स, हैज टू डू विद वर्क डन. तो हमारे पास जो हमें पावर चाहिए ना, उसकी क्या कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट को मूव करने के लिए टुवर्ड्स द एम लाइन, वो पावर कैसे आएगी? वो पावर आएगी ही तब जब हमारे पास एटीपी हाइड्रोलाइज होगा. द movement of actin filament or the contraction of the actin filament towards the M line would require energy. हमारे पास विदाउट एनर्जी पुल नहीं हो सकता एक्टिन फिलामेंट. और वो एनर्जी कैसे मिलेगी हमें? वो एनर्जी तभी मिलेगी ना जब एटीपी हाइड्रोलाइज होकर एनर्जी रिलीज करेगा. सो पावर स्ट्रोक के लिए वी नीड एनर्जी. ठीक है. सो भले क्रॉस ब्रिज बनने के बाद वो हाइड्रोलिसिस हो या क्रॉस ब्रिज से पहले वो हाइड्रोलिसिस हो, लेकिन पावर स्ट्रोक के लिए हमारे पास एनर्जी का होना जरूरी है. दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. ठीक है. अब एटीपी जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो हमारे पास क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक होगा, बेंडिंग होगी टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स योर M line. And for the myosin head to be detached from your actin filament, a new ATP molecule has to come. ठीक है. सी हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो एडीपी एंड फॉस्फेट. हमारे पास अगर एडीपी एंड फॉस्फेट है नहीं, दिस मॉलिक्यूल ऑफ मायोसिन हैज नो एबिलिटी टू मेक एन एक्टिन फिलामेंट अंडरगो अ पावर स्ट्रोक. सो पावर स्ट्रोक होने के लिए एटीपी का होना जरूरी है. ठीक है. और अनबाइंडिंग के लिए हमारे पास एटीपी का मॉलिक्यूल आता है. न्यू एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइजर्स. हाँ, हमारे पास ये कंटिन्यूटी में प्रोसेस चलता रहेगा. देखो अब मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ. सेकेंड. ये जो हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा वो विद रिस्पेक्ट टू वन फॉस्फेट, सॉरी फॉस्फेट हेड कह रही हूँ, वन मायोसिन हेड है ना. हमारे पास ये मायोसिन हेड भी यही करेगा, ये मायोसिन हेड भी यही करेगा, ये मायोसिन हेड भी यही करेगा. तो ये मूव होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा ऑल द वे. बोथ हमारे पास अनबाइंडिंग के लिए ना खाली हमारा एटीपी का लगना काफी है. अनबाइंडिंग में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है.
पावर स्ट्रोक के लिए हाइड्रोलिसिस का होना जरूरी है, क्योंकि पावर स्ट्रोक के लिए भी नीड एनर्जी। अनबाइंड वो उस पॉइंट पे होता है जैसे ही एक नया एटीपी मॉलिक्यूल आके लगता है ना, उसका पास क्या आता है, अब हमें नेक्स्ट बाइंडिंग साइट से एसोसिएट करना है। तो इस वजह से वो फिर जैसे ही एक एटीपी आके लग जाएगा वो डिसोसिएट कर जाएगा। और फिर अब देखो अब क्या होगा, अब ये थोड़ा सा जो एक्टिन है ना, ये जो पूरा हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये आगे बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अब इस एटीपी को इसके साथ अटैच करना है। तो हमारे पास जब इसके साथ अटैच करना है तो उसके पास उसके लिए एक और एटीपी होना चाहिए। बेसिकली आपका जो इतना डिटेल में ना सार्कोमेयर शॉर्टनिंग आती नहीं है, ठीक है। आपको इसके लिए क्या कहते हैं, जो वर्ड्स चाहिए वो वर्ड्स क्या हैं, 4 से 5 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले ये दैट रिलैक्स्ड मायोसिन हेड्स हैव एटीपी मॉलिक्यूल, the calcium ions bind with the troponin, causing a conformational change, due to which the tropomyosin is pulled away from the actin binding from the myosin binding sites on the actin. Because the binding sites are now exposed, the myosin head can now associate with the myosin binding site. For that, the ATP molecule has to be hydrolyzed via the enzyme ATPase. That hydrolysis of ATP provides the energy for the power stroke to take place. In the power stroke, the myosin head bends towards the M line, thereby pulling the actin filament towards the M line. For the myosin head to detach from the myosin binding site, a new ATP molecule has to associate with it so that it can carry out the power stroke on the next actin binding site. That's all that you need to know. इतना डिटेल में कैम्ब्रिज आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। आपको 5 से 6 पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं कि रिलैक्स स्टेज में हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम आइंस आता है, कैल्शियम आइंस एक कॉन्फर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस करता है, उस कॉन्फर्मेशनल चेंज की वजह से हमारे पास ट्रोपोमायोसिन मूव अवे हो जाते हैं फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट। द मायोसिन बाइंड्स विद द एक्टिन binding si- the myosin binds with the actin on the myosin binding site to form a cross bridge. ATP has to be hydrolyzed for the power stroke so that the energy can be utilized. In the power stroke, the myosin head bends towards the M line, pulling the actin filament towards the M line. And for the myosin head to detach, a new ATP molecule has to come. As simple as that. Nothing to worry about, nothing to get confused about. ठीक है? हाँ, sure, Michelle. अच्छा, बस ये कंफ्यूजन है कि बुक में लिखा है कि जो एटीपी हाइड्रोलाइज होता है फिर वो उससे प्रीवियस पोजीशन पे जाता है, लेकिन आप बोल रही हैं कि वो बस एटीपी उस पर अटैच होता है, राइट? Yeah, just the binding of ATP is enough. I would still look into it, but the binding of ATP would remove the, what do you say, myosin from the actin वाली जगह to its original relaxed state. ठीक है? मुझे फिर भी वो बुक का पॉइंटर भेज देना, सही है? I'll look into it, what it's saying, and I'll see. But ओके अभी मिस, थैंक की यू। चीजें क्लियर हो गई? यस मिस, थैंक यू सो मच। No issues. ओके, नाउ राहिमा का क्वेश्चन था कि ये क्यों हो रहा है हमारे पास मायोसिन को कैसे पता कि उसको एटीपी हाइड्रोलाइज करना है, और हमारे पास क्या कहते हैं, व्हाट यू से, कैल्शियम आयंस क्यों आ रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, हाउ इज द सार्कोमेयर नोइंग व्हाट इज हैपनिंग। अभी भी कोई कंफ्यूजन? व्हाट्स गोइंग ऑन इन द चैट बॉक्स? इज देयर समथिंग यू सेंट फ्रॉम द बुक? एक मिनट। अच्छा, चल, कैन यू सेंड दिस पार्ट टू मी ऑन व्हाट्सएप so मैं देख सकूं कि हमारे पास क्या कंफ्यूजन आ रही है आपको, ताकि मैं उस हिसाब से फिर ना कल की क्लास में ऑन व्हाट्सएप आपको एक्सप्लेन कर सकूं। बट आई थिंक सो राहिमा इज राइट, वो 2 टर्न्स का बता रहे हैं। ठीक है, और मैं एक बात ऑनेस्टली बोलूं, बुक में ना उन्होंने हर चीज को बहुत कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है। आई रिमेम्बर अब बिफोर आई स्टार्टेड टीचिंग यू गाइस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, a student was studying coordination and control for her test, और उससे पहले मुझे वो जो लोकल सर्किट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, वो भेजा था। आई स्वेयर मुझे 4 दफा वो बुक का पैराग्राफ पढ़ना पड़ा टू मेक सेंस कि बुक कह क्या रही है, और मुझे डी कोड करना पड़ा उसको, ब्रेक डाउन। तो बुक में एक्चुअली बेसिक तरीन कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो इसीलिए अच्छा मैं मिस, कहती व्हाट हूँ डज टू टर्न्स मीन? आई ट्यूटर्स डोंट गेट मीन, दैट पार्ट। ओके आई एक्सप्लेन। देखो, हमारे पास अभी हमने क्या देखा, एक दफा हमने इस मायोसिन हेड को एक बाइंडिंग साइड के साथ बाइंड करते हुए देखा है ना। मैं इसको अगर थोड़ा या सा पीछे ले जाऊं, यहाँ पर मैंने बाइंड करवाया हुआ था।
ठीक है। अब ये डिटैच हो गया। अच्छा, जब हमारे पास पावर स्ट्रोक हुआ होगा और ये बेंड हुआ होगा थिन फिलामेंट, तो हमारे पास जो ये थिन फिलामेंट है ये आगे की तरफ मूव हुआ होगा पूरा, एक पावर स्ट्रोक से। डू यू अग्री? या। अब हमारे पास यहाँ पर एक और बाइंडिंग साइट होगी जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, लेट्स से ये बाइंडिंग साइट है, बल्कि मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ। अब इस एटीपी को इसके साथ भी तो बाइंड करना होगा। बेसिकली ये चलता रहेगा जब तक मैक्सिमम तरीके से हम थिन फिलामेंट को हम जितना खींच सकते हैं ना उतना हमें खींचना है टुवर्ड्स द एम लाइन। फिर हमारे पास ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा आफ्टर वन साइकिल। फिर इसको नेक्स्ट के साथ बाइंड करना पड़ेगा। सो आई थिंक सो व्हाट डू यू मीन इज सिंपलिस्टिक टर्म्स में हो क्या रहा है दैट अ न्यू एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड्स टू मायोसिन कॉजिंग इट टू डिटैच फ्रॉम एक्टिन। ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया? उसके बाद व्हेन दे आर सेइंग दैट द दैट एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी एंड phosphate, that is because to enable that myosin head to bind for the next time. So detachment के लिए खाली एक एटीपी मॉलिक्यूल आके बाइंड करते हैं मायोसिन से। अब जब वो एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड करेगा मायोसिन से वो फिर से हाइड्रोलाइज होगा। क्यों हाइड्रोलाइज होगा? ताकि अब वो मायोसिन हेड एक और एक्टिन बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड करने के लिए एनर्जाइज्ड हो, एक्टिवेटेड हो। ठीक है, दिस इज व्हाट दे मीन एंड दिस इज व्हाट रायमा सेज दैट ये टू साइकिल्स का बता रहे हैं। डिटैचमेंट के लिए एटीपी लेकिन आ मिस आई डोंट थिंक टू टर्न्स का लिखा है बुक में, ताकि वो बोल रहे हैं कि वो प्रीवियस पोजीशन पे जाने के लिए हाइड्रोलाइज होता है, तो प्रीवियस पोजीशन तो वो हो गई ना। ओके ओके, मैं पढ़ लूंगी बुक में क्या लिखा है और फिर मैं आपको उस हिसाब से। अच्छा, अब मैं पढ़ ही लेती हूँ, इस वजह से पढ़ने से बेटर मैं पढ़ लेती हूँ। जस्ट गिव मी a minute, मैं जल्दी से पढ़ती हूँ। एनर्जी अच्छा, फॉर या थिन, शी इज राइट। है ना, वही बात है जो मैंने की थी। सॉरी। नो नो दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, बट आपको समझ आ गया हम लोग क्या कह रहे हैं। मैं इसके जो ये जी बहुत मैं। आसान है, ये जो बुक है ना, आई नो मसल कॉन्ट्रैक्शन टीचर्स भी जब पढ़ा रहे होते हैं और बुक में भी जब लिखा होता है ये सर का दर्द लगती है, बट आई होप मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आसानी से समझा दिया होगा। और मैं स्टेप्स अभी ना इस क्लास के बाद लिख कर भी भेज दूंगी। ये लिटरली 7 लाइन्स की चीज है, ये जो इतनी हमने 1 घंटे की क्लास की है ना, इट्स जस्ट अ 7 लाइन्स आंसर, दैट्स इट। वो यही 7 स्टेप्स होंगे। सो डोंट वरी, एक छोटी छोटी लाइंस में मैं ये सब समराइज करके आफ्टर दिस क्लास भेज दूंगी, सो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे साथ? परफेक्ट, वेरी गुड। एंड आई होप बाकियों को भी क्लियर है, डायमा, अहमद, सोहा। परफेक्ट। ओके, अब रहमा के सवाल पे आ जाते हैं कि मसल को कैसे पता, मायोसिन को कैसे पता कि उसको हाइड्रोलाइज करके क्रॉस ब्रिज बनाना है, पावर स्ट्रोक करनी है, कैल्शियम को कैसे पता कि उसने ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करना है। तो हमारे दिमाग जो है ना, यहाँ से सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। हमने पढ़ा है हमारा जो ब्रेन है उसको एक इफेक्टर को अगर मैसेज भेजना होता है तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजता है। सो हमारे पास, बल्कि मैं अपनी डायग्राम पे जाती हूँ, ये मैंने डायग्राम बनाई थी। दिस इज बेसिकली हमारे मसल सेल की सेल सरफेस मेम्ब्रेन, टी ट्यूब्यूल सिस्टम, और हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म रेटिकुलम। हमारे पास हमारे जो मसल्स होते हैं ना, स्केलेटल मसल्स, दे आर कनेक्टेड विद मोटर न्यूरॉन्स। एक डायग्राम भी मैंने इसके लिए निकाली थी, लेट मी शो दैट टू यू। सी, दिस इज अ स्केलेटल मसल। ठीक है, अब स्केलेटल मसल में बहुत सारे स्केलेटल मसल फाइबर्स होंगे, बट हमारे जो मसल्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विद मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये मेरे पास एक मसल फाइबर की, एक मसल सेल की सेल सरफेस मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर क्या अटैच्ड है, अटैच्ड कह रही हूँ, यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ये मेरे पास एक मोटर न्यूरॉन का वो है, एंड टर्मिनल है। ठीक है, टर्मिनल बड है उसके एक्सॉन की। इस टर्मिनल बड में क्या होगा, हमारे पास वेसिकल्स होंगे। ठीक है, वेसिकल्स होंगे, उन वेसिकल्स में क्या होंगे, उन वेसिकल्स में हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स होंगे, ये हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होंगे। हम साइनाप्स पढ़कर आ रहे हैं। अच्छा, साइनाप्स क्या होता है? साइनाप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सो साइनाप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। यहाँ पर न्यूरॉन्स नहीं है, यहाँ पर एक न्यूरॉन है और एक मसल है। सो इसको हम साइनाप्स नहीं बुलाते, इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। वो पॉइंट जहां पर एक न्यूरॉन और एक मसल इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, इनके बीच में भी थोड़ी सी जगह होगी, गैप होगा। नाउ हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, इस एक्सॉन के थ्रू आ रहा है, आ रहा है।
हमें पता है कि जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है टर्मिनल बट पे, तो टर्मिनल बट में क्या होता है, हमारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी डिड इन द साइनैप्स वाला टॉपिक, याद है कि हमारे पास टर्मिनल बट्स पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल हमारे टर्मिनल बट पे आता है, दैट एक्शन पोटेंशियल बेसिकली opens these voltage gated calcium ion channels, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस वो डिफ्यूज, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू इनसाइड आवर टर्मिनल बट, एंड दे वुड पुश द वेसिकल्स containing the neurotransmitters towards the synaptic membrane, the pre to the neuronal membrane। हमारे पास ये जो membranes के साथ वेसिकल्स हैं वो फ्यूज कर जाएंगे, एंड दे वुड बी रिलीज्ड via एक्सोसाइटोसिस। ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज हो गए ना। हमारे पास जब ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज हो जाएंगे, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, देयर व्हाट, देयर लिगेंड्स, ये डिफ्यूज होना शुरू होंगे। हमारे पास सार्कोलीमा पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होंगे। जब हमारे पास हमारा एसिटाइल कोलिन जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, वो बाइंड करेगा इन रिसेप्टर्स के साथ, तो हमारे पास आवर सार्कोलीमा वुड गेट डीपोलराइज्ड, and that depolarization would travel all the way down to the T-tubule system and then to the sarcoplasmic reticulum। अभी तक कोई confusion? Everything's making sense? Okay, मैं स्टार्टिंग ऑफ द मैकेनिज्म ये था कि हमारे पास एक न्यूरॉन और एक मसल सेल आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बुलाते हैं। तो हमारे पास क्या कहते हैं, मसल को सिग्नल आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने का। मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल कौन भेज रही है? ब्रेन भेज रही है वया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में हमारे पास वो होते हैं, क्या कहते हैं, वेसिकल्स होते हैं कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल बट पे जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है, वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन करवाता है। वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन हुई, कैल्शियम आयन डिफ्यूज करता है इनसाइड द एक्सॉन टर्मिनल बट, which causes the vesicles containing the neurotransmitters to fuse with the membrane, and the neurotransmitters are then released via exocytosis, something that we studied in the last part। यस, ये मोटर न्यूरॉन का पार्ट है, बिल्कुल। नाउ हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हो गए, सॉरी रिलीज हो गए। अब हमारे पास जो हमारा सार्कोलीमा है, जो हमारी मसल सेल की सेल सरफेस मेम्ब्रेन है, उस पे क्या होंगे, उस पे हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होंगे, जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारा न्यूरोट्रांसमीटर उस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ फ्यूज करेगा, and when it fuses with those acetylcholine receptors, it would cause this sarcolemma to get depolarized। तो हमारा सार्कोलीमा जो है वो डीपोलराइज हो जाएगा once the neurotransmitter attaches to its receptor on the sarcolemma। ठीक है रायमा, अब क्लियर हो गया? थैंक यू फॉर द थम्स अप अहमद। नाउ हमारे पास सार्कोलीमा is going down all the way to the T-tubule system। हमारे पास सार्कोलीमा कनेक्टेड है T-tubule system से। So the depolarization message, once the sarcolemma gets depolarized, our T-tubule system also start getting depolarized। It's like एक point से दूसरे point depolarization travel कर रही है। ठीक है, T-tubule system depolarize हुई, T-tubule system के साथ क्या लगा हुआ है, sarcoplasmic reticulum लगा हुआ है। वहां तक हमारा depolarization का मैसेज पहुंच जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया डीपोलराइज। ना मैंने स्टार्ट में बिल्कुल कहा था कि हमने ये याद रखना है कि हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयंस स्टोर्ड होते हैं, ये याद है। नाउ डीपोलराइज हो गया हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब भी डीपोलराइजेशन होती है, हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, सो हमारे पास कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल चेंज आया होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जब वो डीपोलराइज हुआ होगा ना। That depolarization of the sarcoplasmic reticulum would open the voltage gated calcium channels। Now, यहाँ पर कैल्शियम आयन स्टोर्ड है, तो यहाँ पर कैल्शियम आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है। So once the sarcoplasmic reticulum gets depolarized and the voltage gated calcium ion channels open, the
calcium ions start to diffuse outside of the sarcoplasmic reticulum into the sarcoplasm. सार्कोप्लाज्म में अब कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होना शुरू हो गया है. नाउ आई सेड ना कि हमारे पास कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन से. ट्रोपोनिन से जब कैल्शियम बाइंड करेगा तभी ट्रोपोमायोसिन रिमूव होगा. ट्रोपोमायोसिन रिमूव होगा तो हमारे पास क्या कहते हैं, तभी हमारे पास क्रॉस ब्रिज बन सकेगा. सो दिस इज हाउ आवर sarcomere knows it has to contract. समझ आई? डीपोलराइज यानी Na काम होता था या कैल्शियम का. अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं सोडियम का होता है, लेकिन मसल के टॉपिक में सोडियम का कोई काम नहीं है. ठीक है, वी आर ओनली कंसर्न विद द कैल्शियम आयन. न्यूरो एन फॉर न्यूरॉन, एन फॉर एवरीथिंग अबाउट सोडियम. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हम सोडियम की कोई बात नहीं करते, हम सिर्फ कैल्शियम की बात करते हैं. ठीक है. क्या कंफ्यूजिंग है ये? अच्छा, यहां तक सब समझ आ गया था सार्कोमेयर शॉर्टनिंग तक? ठीक है, ये समझ आ गया था. सार्कोमेयर शॉर्टनिंग कब होती है? जब हमारे पास मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाए. मायोसिन बाइंडिंग साइट्स कब एक्सपोज होती हैं? जब हमारे पास ट्रोपोमायोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट से हट जाता है. ट्रोपोमायोसिन कब हटता है? जब कैल्शियम आके ट्रोपोनिन से बाइंड करता है. वो कैल्शियम कहाँ से आएगा? वो कैल्शियम आएगा हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टोर हुआ हुआ है वो कैल्शियम. लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कब कैल्शियम रिलीज करना है और उस कैल्शियम से कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, ये एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है. जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैसेज मिलेगा ना कि तुमने रिलीज करना है कैल्शियम और सार्कोमेयर शॉर्टनिंग करवानी है, सिर्फ तब ये कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में जाएगा और हमारे पास क्या करवाएगा, हमारी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा. क्योंकि अगर हर वक्त ही कैल्शियम प्रेजेंट होगा सार्कोप्लाज्म में तो हर वक्त ही हमारा जो सार्कोमेयर और हमारे मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, कभी रिलैक्स ही नहीं कर पाएंगे. So we have to control the opening of the voltage gated calcium ion channels in the sarcoplasmic reticulum. हर वक्त कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, वरना हर वक्त ही सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्टन होता रहेगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी. So only when the sarcoplasmic reticulum gets the signal from the brain via a motor neuron would it release calcium ions inside the sarcoplasm. यहां तक समझ आ रहा है राहिमा? ठीक है. अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैसेज कैसे मिल रहा है ब्रेन से? इसको मैसेज एक मोटर न्यूरॉन लेकर आ रहा है. मोटर न्यूरॉन कैसे वो मैसेज लेकर आ रहा है? एक्शन पोटेंशियल जा रहा हो ब्रेन से ऑल द वे, जो मोटर न्यूरॉन आ रहे हैं नीचे वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू आ रहा है. जी रायमा. मिस, जो कैल्शियम आयंस हैं वो निकलने के लिए सिग्नल चाहिए, राइट? कि वो यस, एससीआर से निकले। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने के लिए सिग्नल चाहिए. वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है? ब्रेन के थ्रू वया मोटर न्यूरॉन. नाउ मोटर न्यूरॉन में क्या होता है? मोटर न्यूरॉन में हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल्स पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं. जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है एक्सॉन टर्मिनल बट पे तो वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयंस के चैनल्स खुल जाते हैं, allowing calcium ions to enter inside the axon terminal bud. Once the calcium ions are inside the axon terminal bud, हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर वाले वेसिकल्स हैं they are pushed towards the end side of the membrane एंड वो उससे फ्यूज कर जाते हैं. फ्यूज कर जाते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है. न्यूरो ट्रांसमीटर जब रिलीज हो गया, उस न्यूरो ट्रांसमीटर के रिसेप्टर हमारे सार्कोलीमा पे प्रेजेंट हैं जिससे हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड करेगा. जब भी एक न्यूरो ट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है इट कॉजेज दैट एरिया टू बिकम डीपोलराइज्ड. राइमा, इज दैट व्हाट वी स्टडीड इन सिनैप्सेस एज वेल? तो हमारा सार्कोलीमा डीपोलराइज हो गया. Now sarcolemma is connected with the T-tubule system. सार्कोलीमा डीपोलराइज हुआ तो टी ट्यूब्यूल सिस्टम भी डीपोलराइज हो गया. डीपोलराइजेशन का मैसेज सार्कोलीमा से ट्रैवल करता हुआ टी ट्यूब्यूल तक पहुंच गया. टी ट्यूब्यूल डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. सो अगर टी ट्यूब्यूल डीपोलराइज हुई है तो अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डीपोलराइज होगा. चेन में चल रहा है सब कुछ, सार्कोलीमा से टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स. दे वुड ओनली ओपन व्हेन दे रिसीव an electrical signal, when they receive a change in the voltage, and that would basically cause them to open. And when they open they are released into the sarcoplasm. When they're released into the sarcoplasm they would go and bind with troponin, causing the entire sarcomere shortening to take place. Yes, when the reticulum becomes depolarized, that is when the voltage gated calcium ions channels open, releasing calcium ions into the sarcoplasm, which would then go and bind with the troponin, causing the entire sarcomere shortening to take place. Yes, Rahima. कौन सा शुरू वाला कैल्शियम आयन किधर से आया? मोटर में किधर से आया?
मोटर में तो कैल्शियम, हमने तो ये पूरा साइनाप्स में पढ़ा था ना कि साइनाप्सिस में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स तभी उनकी वेसिकल्स फ्यूज करती हैं जब कैल्शियम आयंस अंदर आते हैं। ये जो कैल्शियम आयंस हैं, यू नीड टू रियलाइज, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जितने भी आयंस हमारी बॉडी में, ये हमारे खाने से आते हैं। जो हम दूध पीते हैं ना, कहते हैं कि बोन स्ट्रांग तो मैं स्ट्रांग, कैल्सिफिकेशन जो हो रही होती है, कैल्शियम जो आ रहा होता है, मैग्नीशियम जो आ रहा होता है, क्लोराइड जो आ रहा होता है, ये सब हम जो खा रहे होते हैं वो हो रहा होता है। श्रद्धा, अगर कैल्शियम आयन अंदर आ रहा है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन के थ्रू, तो आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है ना। अंदर आने का क्या मतलब होता है? इनसाइड आ रहा है, बाहर से। मिसाल का एक क्वेश्चन था, लेट मी जस्ट सी दैट। The ACH binding to the receptor causes sodium channel sarcolemma to open, right? Which is what causes the depolarization of the sarcolemma. अच्छा मिसाल पता है, इंटरेस्टिंगली दिस इज द वन सेक्शन जहाँ पे वो ये पूरी डिटेल आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। तो अगर आप ये डिटेल स्किप भी कर दोगे ना, तब भी आपको मैटर कुछ नहीं करता। बेसिकली यू नीड टू जस्ट राइट दैट द बाइंडिंग ऑफ द एसिटाइल कोलिन डीपोलराइजेस द सार्कोलीमा, उसी पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस इज वेयर दे आर बीइंग नाइस टू अस। परफेक्ट। With that, the neuromuscular junction comes to the end and the human control coordination comes to an end. We now have to do plans जो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में करके हम लोग wind up कर देंगे. I think we're good to go now. Any questions? Can I call the class off?